वेलकम बैक वंस अगेन। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ जा रहे हैं जी। आज जिनकी बर्थडे है उनको हम विश करेंगे। शेख अब्दुल हादिल, राना नोमान, सैयदा राहिला और इसके बाद जी इब्राहिम जीमल और इसके बाद जी राना आसिफ, जुनेद खान और अजीम असलम की सालगिरह। आप सब लोगों को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। वेलकम बैक। आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे स्पेशल बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है जी, अगर आपकी कल सालगिरह है और परसों आप हमें पिक्चर्स भिजवा दें और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। प्रोग्राम के हिस्से में जी आपसे मिलवाने वाले हैं जी। हमने कहा सैटरडे आपके सैटरडे को स्पेशल बनाएं और कुछ यहाँ पे गुलकारी का तड़का लगाएं। हमारे साथ गुलकार मौजूद है जी, हसन रज़ा खान और गुलाम अब्बास साहब उनके साथ म्यूजिशियन हैं। उनसे कुछ सुनेंगे भी और गुलकारी का शौक कैसे हुआ ये भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा, आपसे मैं सबसे पहले आगाज़ करूँगी, कब से गा रही हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बचपन से गा रहा हूँ। मेरे अपना उस्ताद अकरम फरीदी साहब हैं। अच्छा। तो वो हमारे आइडल भी हैं और उनको देख के ही हमें भी शौक़ पड़ा, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। बाकी गाना तो ये तो इंसान की ज़िंदगी भी इसमें गुजर जाए तो फिर भी नहीं आता, बिल्कुल, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम भी। कौन सा गुलकार आपको खुद पसंद है? मेरे जो फेवरेट हैं सबसे पहले उस्ताद नुसरत अली खान साहब, और अभी जो मेरे आइडल हैं उस्ताद अकरम फरीदी साहब। हमारे उस्ताद भी हैं और हमारे आइडल भी हैं। तो क्लासिकल मौसीकी ज़्यादा? जी जी क्लासिकल। ठीक है जी। तो हमें क्या सलामत अली साहब हो गए। अच्छा। और अपना तो ये तो बड़े गुलाम अली साहब हो गए, गुलाम अली साहब हो गए। ये बड़े लोग हैं, इनको सुनते हैं तो बस कोशिश कर रहे हैं हम भी गाने की। चले जी, क्या सुना रहे हैं हमें फिर? हम आपको सुनाएंगे ख्वाजा गुलाम फरीद की काफ़ी। ज़रूर ज़रूर। तो बिस्मिल्लाह जी। जी जी। दमिलन ना शाम बनी पवड़ा, आही ओपरा प्यार जहां तू, तेरा निकी निकी गल तो रुस वंजना, मेरा ढोल न लाना तू, आया इंजदा दौर गरीबाते, वदे तंगड़े अपने आसा तो, इंज भुले गुजरे वेलिया नू, अज लड़े न शैद देना तू, हो दिलड़ी लुटी तो यार सजन वे कदी मोड़, मुहारा ते आवत है दिलड़ी लुटी तो यार सजन वे
नदी मोड़ मुहाराते आवत हाय दिलड़ी लुटी तुई जान वे तेरी रोई दी कंडड़े बेरियां वे मैं तेरियां हाय वे मैं तेरियां वज रोई बना देश वतन हाय दिलड़ी लुटी तुई यार। बहुत ही खूबसूरत जी, बहुत ज़बरदस्त। सो कैसा रिस्पांस आता है? लोग ऑब्वियसली आपको अब ना क्विक रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया का दौर है। सो कैसा लोग पसंद करते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये जो जिस तरह की गायकी मैं कर रहा हूँ ये है अपना फोक क्लासिकल, ठीक है, नीम क्लासिकल के ज़मरे में आता है ये। तो बस बड़ी आवाम कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है हमें और बड़ा लोग पसंद करते हैं। असल में हमारे जो मुल्क की जो हमारा जो असल जो हमारी पहचान है ना वो इसी मौसीकी में है। नो डाउट, फोक बेशक में। बेशक ऐसे ही है। और फिर हमारे नौजवान इसको पसंद भी बड़ा करते हैं। बिल्कुल उस्ताद ऐसे। नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कुछ सुनाएंगे? जी जी ज़रूर, जरूर, बिल्कुल। चलिए। स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपना जो हमारे उस्ताद जी हैं, उस्ताद अकरम फरीदी साहब, उनका एक दोड़ा पेश कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा ज़रा। वे तेनू शिर तू आदत रोसिया दी वे मैं सिर्फ मनावण सिखे आए मैं तन मन करका जिंदगी दा संगता ते लावण सिखे हर पल अजमैश दी छिड़ी हुई जंज ते सिर वेल हुकावण सिखे ओ झल्ला तू ता प्यार दा ना सुने ते मैं दर्द निभावण सिखे गड्डियां दा पास आया गड्डियां दा पास आया हुण महसूस होया है सानू प्यार नारास आया मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला नहीं आया मैनू मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला नहीं आया मर चलिया मैं तकदी सुझिया रावा प्यार दिया मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला
नहीं आया मैनू मार गई। बड़ा खूबसूरत लिखा है, कहते हैं एक अनहोनी आस ते जीना, मैं नहीं जहर हिजर दा पीना, जे मैं जान दी वल चल तेरे, तैनू कर दी प्यार कदी ना, तैनू कर दी प्यार कदी ना, मर चलिया मैं तकदी तकदी, सुझिया रावा प्यार दिया, मार गए उड़ीक मैनू दे गया, तरीक मेरा ढोला, नहीं आया मैनू मार गई उड़ीक। वाह जी, बहुत जबरदस्त। वक्त हमारे पास कम है, थैंक यू सो मच। जाते जाते 2 लाइनें नुसरत अली खान साहब की। जी भी रखो, मैं आपको अपना गाना सुनाऊं अगर आप इजाजत दें। चले जी, आप जैसे खुश हो। मेरा गाना है ये, तो कोशिश है अल्लाह के आगे कि हमें भी अल्लाह ताला लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स है, तो आपकी नज़र एक दो लाइनें पेश कर रहा हूँ। संगता ते ला दे रहे आ, बस सजन बना दे रहे आ, संगता ते ला दे रहे आ, बस सजन बना दे रहे आ। एक इसमें एक मैसेज है, कहता है आजकल का जो माहौल चल रहा है, मतलब दी दुनिया मतलब दा दो, मतलब दे यार मतलब दा जोर, ए गल समझा दे पया, बस सजन बना दे रहे आ। मेरे बड़े अच्छे भाई हैं आमिर हसनी साहब, ये उनका लिखा हुआ गाना है, तो आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। ठग बाजा नाल संगत लाके, अपने दिल दे हाल सुना के, इंज वक़्त वंजा दे रहे आ, बस सजन बना दे रहे आ। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। और नो डाउट वो जो हमारा एक कल्चर का हिस्सा है ना, फोक मौसीकी, वो हमारी अंदर सराहियत करती है, और जब कभी भी बजाई जाती है तो उसकी धुनें वाकई बहुत खूबसूरत लगती हैं। थैंक यू सो मच। हम अभी आपको एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ चीज़ें जो कि हम बहुत ज़्यादा अपने फेस पे यूज़ करते हैं, और जब उसके फिर बुरे असरात हमारे फेस पे आना शुरू हो जाते हैं तो हम परेशान भी हो जाते हैं। स्किन आपकी जिस रंगत में है, चाहे वो गोरा रंग है, चाहे वो सांवला रंग है, चाहे वो नॉर्मल सा आपका कॉम्प्लेक्शन है, उसको हम कहते हैं ज़रा खूबसूरत हो जाए, एनहेंस हो जाए, उसके लिए आप सलोन्स जाते हैं तो आपको कहते हैं अच्छा जी ब्लीच करा लें आपके चेहरे पे जो बाल हैं। मेरे चेहरे पे भी बाय द वे बाल हैं, सो वो हमें लगता है कि थोड़ी देर के लिए इनका कलर जो है वो ब्राउन सा हो जाएगा, चेहरे के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो आपका रंग गोरा लगने लग जाएगा। अब ब्लीचिंग के बाद आपके चेहरे पे क्या होता है, आपकी स्किन पतली होती है, वो डॉक्टर साहब हमें बेहतर तरीके से बताएंगे कि किस तरह से आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है। अब लोग जो फ्रीक्वेंटली ब्लीच करते हैं उनके चेहरे की हालत क्या हो जाती है, फिर उसको रिकवर कैसे किया जाता है। और ब्लीच के साथ साथ आज का हमारा टॉपिक ये भी है कि मुख्तलिफ जो मिक्स की हुई क्रीम होती है या मार्केट में जो क्रीम मिल रही हैं, जो कि 100% ये कहती हैं कि आपका रंग गोरा हो जाएगा, और हो भी जाता है उससे, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपके चेहरे पे लाल धब्बे पड़ना शुरू होते हैं, जो कि जब आप बाहर धूप में निकलते हैं तो वो काले धब्बे होना शुरू हो जाते हैं, और वो फिर हमेशा के लिए रह जाते हैं। आप अपनी असल रंगत से भी चले जाते हैं। अब वो लोग जो कि ये कर चुके हैं, अपनी स्किन ठीक करना चाह रहे हैं, अब अगर स्किन के ऊपर कुछ लगाएंगे तो स्किन तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बट अब ये कि उसकी रिवाइवल का तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि अब उस तरह की जली हुई स्किन पे जब आप मेकअप लगाते हैं वो भी आपको प्रॉब्लम करता है।
करना आपने क्या है? जो लोग ये सब कर चुके हैं अब उनकी स्किन कैसे ठीक होगी, आज का ये सवाल है। डॉक्टर हारून नबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इन तमाम चीज़ों में बहुत ही कीनली महारत भी रखते हैं और आज आपको बहुत ज़बरदस्त मशवरे भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? बेहतरीन। अगर आपको ये कहूँ कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, ये तो एक बार लेट ही आता है, आपको पता तो ही है। लेकिन ना ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग जो है ना आपके मशवरे सुनना चाहते हैं। बहुत हम आपके शुक्रिया। पीछे भागते हैं, आप आगे आगे भागे जाते हैं, बट थैंक यू सो मच। ये वैसे मैं लाइटर नोट पे कही थी डॉक्टर साहब। बहुत सारे लोग सबसे पहले तो ब्लीचिंग पे बात कर लेते हैं। जब कभी आप सैलून जाते हैं ना, इवन ख़ास तौर पर अब तो हमारे रिपोर्टर्स जब ईद से पहले जाते हैं ना मर्दों के सैलून्स में, तो वो भी मुंह पे पूरी ब्लीच लगा के बैठे होते हैं। क्या करती है ब्लीच आपके चेहरे के साथ? असल में मसला सिर्फ इतना सा है कि आजकल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से जो स्किन को सोशल मीडिया या कैमरा चेंज कर देता है, अब वो हर किसी की एक ख्वाहिश बन गई है। या फिल्टर्स, हाँ। या सोशल मीडिया फिल्टर्स। वो लोग आपको भी लाके दिखाते होंगे ये वाली जी, स्किन वो चाहिए। हम रोज़ ऐसे ही होता है कि आके दिखाते हैं कि जी ऐसे हमारी स्किन हो जाए और ऐसे चमकदार हो जाए और ऐसे नज़र आए। तो वो उस चीज़ को अचीव करने के लिए फिर हर तरह की कोशिश शुरू हो जाती है ऐसे ही। और उसमें कई दफ़ा लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। हाँ। जैसे अभी आपने फरमाया कि ब्लीच, तो अब ब्लीच में कई दफ़ा वो इतना तेज़ ब्लीच और इतने ज़्यादा केमिकल्स ऐड कर देते डॉक्टर हैं। साहब करनी चाहिए? देखिए अब जिन लोगों के चेहरे पे बाल है, देखिए वो तो एक नॉर्मल ब्लीच है ना, ठीक है। लेकिन ये जो गोरा होने वाली ब्लीच है वो तो मैंने कई दफ़ा ऐसे विटनेस की है कि शादी से 1-2 दिन पहले उनको बहला फुसला के इतना स्ट्रॉन्ग ब्लीच कर देते हैं कि पूरा फेस जो है बर्न हो जाता है। अच्छा। और अराउंड दी आइज़, अभी मेरी एक पेशेंट डॉक्टर थी, तो उसकी अराउंड दी आइज़ और फेस पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी। ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता सेंसिटिव एरिया है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा जी कि हल्की सी ब्लीच लगाएंगे, कल आपका चेहरा नौरानी और दुल्हन वाला नजर आएगा। अच्छा। तो मैंने कहा जी आप तो समझदार थी, आपने क्यों कराया? तो कहने लगी बस एक शौक जागा, तो मैंने कहा करा लेते हैं। और उनको फिर हमें स्टीरॉइड्स देकर और इंजेक्शन लगाकर रिकवर करना पड़ा। अच्छा। और इसी तरह ये तो एक बहुत बड़े और सोफिस्टिकेटेड जगह का हाल है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर यहाँ ये हाल हो जाता है तो जो छोटे छोटे एरियाज़, मतलब हमारे छोटे टाउन सिटीज़, तो उधर जो हमारे पेशेंट हैं उनका क्या हाल होता होगा? डॉक्टर साहब मैं क्या किसी ब्रांड का नाम लूँ? यहाँ पर तो ये भी आ गया जी, हर्बल ब्लीच है, ये ऑर्गेनिक ब्लीच है, किसी का रंग पीला है, किसी का ग्रीन है, तो लोगों को लगता है कि अब ये ऑर्गेनिक है तो ये इतना नुकसान नहीं होगा। नहीं, ये आजकल तो मतलब सबसे आसान तरीका गवर्नमेंट से बचने का ये है कि ये नेचुरल है जी। हाँ। नेचुरोपैथ, दुनिया में ये एक टेक्निक निकली थी कि गवर्नमेंट से बचने के लिए उन दवाइयों को उन्होंने नाम देना शुरू कर दिया हर्बल का। हाँ। उनमें कुछ हर्बल नहीं होता, उसमें सब के सब ये जो केमिकल्स होते हैं वो वही डाले जाते हैं। ठीक है। अब गवर्नमेंट इस बात पे बहुत सीरियस कंसर्न शो कर रही है। जब उन्होंने मल्टीपल इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए कि इस तरह के जो ब्लीचेस जो लोगों के फेस को तबाह कर रहे हैं, तो कम से कम उनकी रोकथाम की जाए। और इवन ड्रैप इस पे और हेल्थ केयर कमीशन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, ठीक हो गया, ताकि लोगों को इन चीज़ों के मुज़र सेहत असरात से से जा ब्लीच सके। करती क्या चेहरे के साथ? रंग तो गोरा होता ही होता है, स्किन भी आपकी लेकिन वो पतली हो टेम्परेरी जाती है ना, टेम्परेरी है। हाँ। और वो केमिकल है, वो आपकी एक किस्म की कई दफ़ा इतने तेज़ वो चीज़ें उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं कि स्किन बर्न हो जाती है। हाँ। तो इसलिए अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो गोरे होने के चक्कर में अपनी असली स्किन से भी हाथ ना धो बैठे। बच्चियों का आजकल ना बड़ा वो लगता है कि शायद स्किन अच्छी हो जाएगी और आप बार बार सैलून जाके स्किन पे, अच्छा ब्लीच के फ़ौरन बाद आपको फेशियल के नाम पे जो मसाज किए जाते हैं और वो ज़्यादा मेरे ख्याल से स्किन वो उसी उससे और ज़्यादा। हाँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो अच्छे वाले ब्यूटी पार्लर हैं हमारे इधर, अब वो इस तरह की किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे। सही। कि इस तरह की कोई चीज़ आए तो वो उसको सख्ती से वो भी कर रहे होते हैं कि नहीं, ये जो है स्किन की सेहत के लिए एक ख़तरनाक चीज़ है, हम इसको रोकना चाहिए। ठीक है। ब्लीच से अगर जो स्किन जल जाती है,
निशान पड़ जाते हैं, पहले वो रेड होता है फिर काला निशान पड़ जाता है, वो कहते हैं जी फॉरेन आइसिंग कर लें, आपको वहां पे ही कह रहे होते हैं। सो उसको फिर अगर आपने रिवाइव स्किन को करना है, क्या तरीके का वो तो देखें, उसको तो फिर हमें सिंपली ऐसे केस आते होंगे आपके पास? डेली बेसिस पे और एक इमरजेंसी के तौर पे आते हैं। ओहो। जी कल तो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन था, तो बस गलती हो गई, अब इसको जल्दी से ठीक कर दें। वो जल्दी से ठीक होता नहीं है फिर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इट्स ए लाइक केमिकल बर्न, और इसमें हमारी स्किन में जो एक सबसे बड़ा पोटेंशियल है वो ये है कि वो बर्न के बाद उस पर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जैसे आपने कहा कि काला निशान पड़ जाता है। ठीक है। तो उसको रोकना तो तभी है ना कि वो जिस तरह पुरानी एक बात है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। ठीक है। तो कम से कम आप, अगर आपने ये प्लान कर लिया है कि आपने ये करना है, तो ऐसी जगह पर जाएं जो कम से कम ऑथेंटिक हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, क्रीम्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो रंग आपका गोरा तो हो जाता है, लेकिन वेन्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और वो जब कभी भी आप क्रीम छोड़ते हैं ना तो आपके ग्रो करना शुरू कर देते हैं बाल, और वही लाल धब्बे और फिर काले धब्बे। ये तो अब आपको पता ही है ना कि जब आप मुसलसल स्किन को इरिटेट करेंगे तो, और बहुत सारा ये भी अब साबित हो गया है कि ब्लीच के बाद चेहरे पे बहुत हैवी डोज स्टीरॉयड भी देते हैं। ठीक है। क्रीम की सूरत में, और ये कह के कि ये एक क्रीम है और इससे रंग मुस्तकिल गोरा रहेगा, तो पेशेंट को तो पता नहीं होता। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड के यूज़ से, जैसे आप बता रही हैं कि स्किन पतली और वेन्स प्रोमिनेंट और हेयर ग्रोथ ज़्यादा, और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ऐसे निकलते हैं जो ठीक होने का नाम नहीं लेते। सही। एक्नी। तो ये अगर आप में से कोई भी इस तरह की कोई दवा यूज़ कर रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ौरन स्टॉप कर दें और अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि वो आपके इस जो नुकसान हो गया उसको ठीक कर दें और एक परमानेंट आपके लिए डेली स्किन रूटीन बना दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वापस आते हैं। तो फिर जिन लोगों के ये लाल और काले धब्बे पड़ जाते हैं, फिर उनको किस तरह से ठीक किया जाता है, इस पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे मुतासर हो चुके हैं और अब वो ट्रीटमेंट प्लान चाह रहे हैं कि हमें पता चल जाए और कितनी देर लगती है ठीक होने में। डॉक्टर साहब से पूछेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर हारून नबी हमारे साथ मौजूद हैं। सो डॉक्टर साहब, क्या प्लान होता है जो काले निशान स्किन पे पड़ जाते हैं, फिर उनको किस तरह से ठीक किया जाता है? उसके लिए जो है ना, एक है कि कॉन्टीन्यूस, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करें और वो आपके लिए एक प्रॉपर स्किन रिजीम तैयार कर देंगे। ठीक है। और वो प्रॉपर स्किन रिजीम में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक सन ब्लॉक होता है, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, और आजकल एक और चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई है दुनिया भर में कोरियन प्रोडक्ट्स में जी, वो है स्नेल म्यूसिन। और वो कॉन्टीन्यूस अगर आप यूज़ करते रहें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्किन पे साइड इफ़ेक्ट हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जब आप कभी ऐसे लोगों के पास चले जाएं तो वो फिर आपको स्टीरॉयड पे लगा देते हैं कि आप जी इसको करेक्ट करने के लिए, वो फौरन से करने के लिए ना, हाँ, क्योंकि लोग तो भी आप जल्दबाज हैं। एक बस बात आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से सबको पहुंचाता हूं कि चेहरे की जिल्द बहुत नाजुक होती है और उस पर लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड यूज़ करना बहुत ख़तरनाक होता है, और कई दफ़ा फिर ये डैमेज रिपेयरेबल नहीं रहता। अच्छा, हाथ पाँव पे कर सकते हैं कि वहाँ पे भी नहीं करना? मिक्स क्रीम है? हाँ। अस्तगफिरुल्लाह, अब लोग कहते हैं, मैं चेहरे पे रोक रहा हूँ, आप कह रही हैं कि हाथों पे लगाएं। अब लोग शौकीन होते हैं कि चलो चेहरा नहीं, हाथ पाँव का रंग ही अच्छा हो जाए। नहीं, तो वो फिर वो जो है ना, वो एक अजीब सा होता है ना कि चेहरे का रंग कुछ और है, गर्दन का रंग कुछ और है और हाथ पाँव के रंग कुछ और। ओवरऑल नुकसान है इसका। ओवरऑल के लिए देखिए, इस पर कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि अगर आपने ओवरऑल, तो फिर सिस्टेमिक हमारे पास ग्लूटाथायोन मौजूद है, ओरल फॉर्म में भी है, अब आप शॉर्ट्स की सूरत में भी अवेलेबल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है अपने खूबसूरत गंदमी रंग को छोड़ के गोरा होने का,
तो उसमें फिर आप अपने लिए फिर आपने गंदमी रंग के साथ ना खूबसूरत का वर्ड यूज किया, तो गंदमी रंग को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं? आपकी स्किन डल ना लगे, फ्रेश लगे, हाँ, ये चमकदार लगे, ये बता दें ये फिर। चीज़, ये जो इसको, इसके लिए जो है ना, आप ये बात रखें कि हमारा अपना रंग खूबसूरत है, और उसको अगर आप सन प्रोटेक्शन दें और नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी और कभी कभी रेटिनॉल और या स्नेल म्यूसिन सीरम्स, तो इससे स्किन बड़ी फ्रेश रहती है। ठीक है। लेकिन मुस्तकिल इस्तेमाल चाहिए होता है, ठीक है। अच्छे ब्रांड की, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपने चेहरे पे लॉन्ग टर्म यूज़ करनी। तो अब आप ये होता है कि एक बात याद रखें कि हमारे इधर लोग क्या करते हैं, एक क्रीम या एक लोशन खरीदते हैं और कोशिश करते हैं कि वो 10 दिन में ख़त्म हो जाए। हाँ। ये बहुत गलत है। ठीक है। आप इसके 1 या 2 ड्रॉप्स गीली स्किन पे लगाएं, और आई थिंक कि एक सीरम या एक क्रीम जो आपने खरीदी है, इट्स गुड इनफ फॉर 3 to 4 मंथ्स। ठीक है। तो क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़्यादा मिकदार में लगाएंगे उसका कोई ना फ़ायदा कोई नहीं, और उल्टा नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। बिल्कुल हो गया, ठीक हो गया। जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये तमाम चीज़ें जो आपने बताई, अगर हम ये अपनी पूरी रूटीन बना लें तो ये आपके एजिंग इफेक्ट्स को भी कंट्रोल करती हैं? एजिंग इफेक्ट को भी कंट्रोल करती हैं। देखिए ना, इनमें से सबसे बड़ा जो एंटी एजिंग है, तो वो तो सन ब्लॉक भी है। सन ब्लॉक को हम सिर्फ ये समझते हैं कि सन ब्लॉक है। ठीक है। सूरज की रोशनी जो हमारी स्किन पे आती है, उससे सबसे ज़्यादा एजिंग होती है। तो इसको जो है ना, हमें ये याद रखना चाहिए कि सन ब्लॉक एक बेहतरीन एंटी एजिंग की दवा है। ठीक है। और ये तो है कि एजिंग की प्रिवेंशन के लिए, और ये सिर्फ सुपरफिशियल लेयर के लिए। ठीक है। याद रखें कि एजिंग हमारी स्किन की होती है, फिर उसके बाद नीचे फैट कंपार्टमेंट की एजिंग होती है, फिर उसके बाद नीचे मसल्स की, बोन की। तो हमने हर तरह की एजिंग को उसके मुताबिक हैंडल करना है। डॉक्टर साहब, हमारी इंटरनल हेल्थ कितनी मैटर करती है? क्योंकि हमें लगता है कि आपकी स्किन अच्छी होने में ना, लोग कहते हैं अच्छा जी कुछ सप्लीमेंट्स भी आप लेते रहें, ब्लड आपकी सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, ब्लड प्रॉपर बनता रहेगा तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। सो क्या ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं साथ साथ? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर पूरे होंगे तो मेरा ख्याल है कि स्किन खुद ग्लो करेगी। अब ये मसला ये है कि मैंने देखा है कि मैं अक्सर पेशेंट्स हीमाटोलॉजिस्ट के पास भेजता हूँ जो जिनको मिलाजमा है या डिफ्यूज़ हेयर लॉस है। पता लगता है कि आयरन की शदीद कमी है। ओह। आयरन की शदीद कमी, और उनको जब मैं हीमाटोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं कि भाई इनका आयरन ठीक कर दें, तो 2-3 इंजेक्शंस आयरन के लगने से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही चेंज हो जाती है। तो ये हमारी एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट ड्यूटी है कि हम अपने तमाम पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करें कि उनके अंदर आयरन की कमी तो नहीं, कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स की एक छोटा सा टेस्ट है, उससे पेशेंट की लाइफ चेंज हो सकती है। और अब मसला ये है कि आपको पता है कि सिर्फ स्किन का मसला नहीं है, अब ओवरऑल लोगों का दिल करता है कि पतले हो जाएं। बिल्कुल ऐसे। और आपको पता है कि पहले गोलियां शुरू हुई, अब इंजेक्शन शुरू हो गए, इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू हो गई। हेल्दी ईटिंग का कंसेप्ट तो इस पाकिस्तान किया दुनिया भर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है कि अब प्रोलॉन्ग फास्टिंग और मैसिव वेट लॉस, और उससे जो है ना शक्ल बिल्कुल ख़राब। अच्छा, अब आपने जिक्र कर ही दिया तो मैं इस तरफ आ जाती हूँ। आजकल जो खुसूसी इंजेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वेट लॉस के लिए, सो उसके बाद चेहरा ढिलक जाता है। आपकी ये वाली स्किन जो है ये आपको बिल्कुल इधर, और उसको तो ख़ास तौर पे नाम ही दे दिया गया है कि एक स्पेसिफिक वो चेहरा है। सो हम बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की देख रहे हैं, क्या करना चाहिए उसके बाद? अगर आप ख्वाहिशमंद हैं, अब हर कोई चाहता है कि जी हम स्लिम स्मार्ट नज़र आए, उसके बाद आपको ज़्यादा मुसीबत पड़ जाती है, आप अपना चेहरा जब देखते हैं परेशान हो जाते हैं, ये क्या हुआ, हालांकि आपकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स अगर आप टीवी में भी देखें तो आपको नज़र आ जाएंगी। और इसमें 2 प्रॉब्लम है कि एक है मैसिव वेट लॉस और एक है रैपिड वेट लॉस। जब आप रैपिड और मैसिव, मतलब आप किसी का टारगेट है जी मैंने 1 महीने में 10 kg वेट लॉस करना है, तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फेस पे आता है। ठीक है। और जैसे आपने करके दिखाया, डेमो दिया हमें कि उससे स्किन लटकोफाई हो जाती है, और फिर आपका ख्याल होता है कि जब आप वेट गेन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता जी। तो क्योंकि जब फेशियल फैट कम हो जाती है तो वो रिप्लेस करनी पड़ेगी आपको
किसी ना, या उसको हमें रिपोजिशन करना पड़ेगा या उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। नॉर्मली तो ऐसा होता है ना, जब आप किसी किस्म की डाइट प्लान को फॉलो करें, आपका वेट कम होता है, जब वेट गेन होता है तो आपका फेस दोबारा उस तरह ही हो जाता है। बहुत कम वो तब होता है जब आपने रैपिड वेट लॉस नहीं बिल्कुल किया। बिल्कुल, मैंने बताया ना कि मैसिव और रैपिड दो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है। अगर जो रैपिड होगा तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उससे फिर ये प्रॉब्लम होता है कि मैंने आपको बताया कि एजिंग, स्किन, फैट कंपार्टमेंट, मसल और बोन। ठीक। तो जब आप मैसिव वेट लॉस करते हैं तो स्किन, उसका कोलेजन भी कम हो जाता है, नीचे से फैट जो है वो कम भी हो जाती है और डिस्प्लेस हो जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है। और इसी तरह फिर जो मसल्स हैं वो भी प्री मेच्योर एज कर जाते हैं। और उन्होंने हमारे जो ये तो फिर हम अपने साथ जुल्म नहीं करते डॉक्टर साहब? रैपिड ना करें, रैपिड ना करें। अच्छा, आपने कोलेजन का भी जिक्र किया, तो आजकल तो कोलेजन पाउडर बड़े हमें सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं, तो लोग समझते हैं उसका एक चम्मच जो है वो उनकी स्किन को बहुत निखार देगा। इस पर भी मैंने बात करनी है, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं जी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर हारून अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अब ओलंपिक फेस का इलाज कैसे है? ओलंपिक फेस डिपेंड करता है कि हमने कहाँ से बात शुरू की है। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ओलंपिक फेस में या रैपिड वेट लॉस की वजह से तीनों लेयर्स ऑफ द स्किन जो है ना, चारों बल्कि जी, कि स्किन, फैट और मसल्स, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो एक कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, और जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट आजकल है, क्योंकि लोग अब चाहते हैं कि अब जो हमने फेस स्लिम किया है उसमें आप ज़्यादा फिलर भी ना लगाएं जी, तो उसके लिए सबसे लेटेस्ट है वो है एम फेस। ठीक है। और एम फेस दुनिया में एक वाहिद डिवाइस है जो हमारे जो फेस के एलिवेटर मसल्स हैं जी जी, उनको रीजनरेट कर देता है। ठीक है। तो उससे हमारी जो लुक लिफ्ट है हो जाती है। लिफ्ट हो जाती है। ठीक है। और ये हम यूज़ कर सकते हैं मिड फेस के लिए, ठीक है। जॉ लाइन के लिए और आई के लिए। 4 सेशन चाहिए होते हैं और इसमें कोई पेन नहीं होता, कोई रेडनेस नहीं होती और इंस्टेंट रिजल्ट होता है। बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं? बिल्कुल परफेक्ट नहीं। अच्छा। और कई दफ़ा वेट लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसको फिर हमें कई दफ़ा कंबाइन करना पड़ता है फिलर्स के साथ। ठीक हो गया। तो लेकिन ये हो सकता है कि ये पर्सन टू पर्सन फिर वही पर्सन टू पर्सन, लेकिन ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पेशेंट्स उनमें एम फेस इन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब इसके साथ मल्टीपल इशू होते हैं ना, कुछ लोगों का हेयर फॉल बहुत होने लग हाँ, हेयर फॉल की आपने बात की तो उसके लिए भी आजकल आपको पता है कि स्किन, हेयर, नेल तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। तो हेयर के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो आजकल अवेलेबल है वो एक्सोसोम्स और एमसीटी ट्रीटमेंट है। ये आप कर भी रहे हैं? और मीरासेल। तो इसमें ये जो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो अगर आप देखें तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में पेन फ्री हेयर ट्रीटमेंट है। इसमें हम कोई नीडल यूज़ नहीं कर रहे और सिर्फ साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के ज़रिए से स्किन के अंदर ये दवाई या एक्सोसोम्स या इवन पीआरपी को हम स्किन के अंदर पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से जो नीडल ट्रॉमा और पेन की वजह से जो मेरे जैसे लोग सुई से डरते हैं, जो सुई से डर रहे होते हैं, तो ये उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट होता क्या है? बाल आपके ग्रो करना शुरू बाल आपके ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जड़ों से नहीं आते हैं? जड़ों से नहीं। और ये जो ये टेड ट्रीटमेंट है, आल्मा टेड ट्रीटमेंट, ये दुनिया में आजकल इट इज़ रिप्लेसिंग द नीडल। क्योंकि जब आप नीडल यूज़ करते हैं पीआरपी के लिए या एक्सोसोम इंजेक्ट करने के लिए या कोई भी चीज़ इंजेक्ट करने, तो नीडल जो है वो स्कैल्प को भी एक नया ट्रॉमा देती है। एग्जिस्टिंग हेयर जो हमारे होते हैं उनको जब नीडल की चोट लगती है तो उनके गिरने का काफ़ी चांस होता है। ठीक है। इसको हम डेड शेड भी बोलते हैं। ठीक। तो अगर नीडल को अब दुनिया भर में कह रहे हैं कि बालों के ट्रीटमेंट से आउट कर दें, तो आउट करने के लिए ये सबसे लेटेस्ट टेड ट्रीटमेंट है। सो डॉक्टर साहब कितनी देर में आपके बाल अच्छे, और बाल ये जिस तरह आपके जले हुए हैं, रूखे हैं, ये भी इससे अच्छे ये भी इससे, क्योंकि देखिए ना, इससे हम विदाउट नीडल हम हेयर रूट तक ठीक है जो दवाई है वो पहुंचा देते हैं। ठीक है। और जो दवाई स्पेशली आजकल हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एक्सोसोम्स। ठीक है। और एक्सोसोम्स उसमें अब बहुत अच्छी क्वालिटीज़ जो है वो अमेरिकन, कोरियन हमारे पास अवेलेबल हैं और 4 to 6 सेशंस में हेयर ग्रोथ और हेयर स्ट्रक्चर वापस आ जाता है। अब आप जिन दवाइयों का नाम ले रहे हैं, अगर घर में लोग लाकर खुद ही के डॉक्टर साहब तो कर रहे थे, तो हम तो ऐसे ऐसे करके खुद ही नहीं, अगर ऐसे हो जाए तो फिर तो क्या बात है
क्योंकि अगर आप देखें कि प्रॉपर एक तरीकेकार होता है ना उसका एक तरीकेकार, क्योंकि देखें ना नीडल को अब दुनिया भर में रिप्लेस कर रहे हैं कि विद मशीन ऐसा तरीका हो कि स्किन को इतना पोरस कर दें कि जहाँ एग्जैक्ट हमारी हेयर रूट या स्टेम सेल्स जहाँ स्टिमुलेशन चाहिए तो वहाँ तक दवाई पहुँच जाए विदाउट डैमेजिंग द एग्जिस्टिंग हेयर। ठीक है। तो यानी जो बाल हैं वो भी महफूज रहें और दवा भी रूट तक पहुँच जाए जी, ताकि मैक्सिमम स्टिमुलेशन हो जाए। सही। सो डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि ये किन लोगों को आप रिकमेंड करते हैं, कौन लोग ये करवा सकते हैं? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोग लड़कियां भी और लड़के भी खास तौर पर, कितना टाइम पहले अगर कोई आपका इवेंट है तो कितनी देर पहले इसको कराना चाहिए? ये आप एम फेस की बात कर रही हैं या टेड ट्रीटमेंट? नहीं, टेड ट्रीटमेंट की। टेड ट्रीटमेंट हमेशा ये याद रखें, बालों का कोई भी ट्रीटमेंट होगा उसको मौसर होने के लिए 3 माह चाहिए होते हैं। अच्छा। यानी कि अगर आपने आज से 3 माह बाद कुछ अपने बालों को बेहतरीन दिखाना है तो इसका मतलब है कि आपको आज ये ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि 3 महीने तक ये सभी लोगों के लिए इफेक्टिव है, सबके लिए। अच्छा। मतलब जिस तरह है कि डाइटिंग की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, बुखार तेज हुआ उसके बाद, और इसी तरह प्रेगनेंसी के बाल वैसे ही कम है उनके लिए भी इफेक्टिव। कुछ लोगों के बाल होते हैं ना जेनेटिकली होता है कि बाल पतले बाल है, कमजोर बाल है, पतले कमजोर बाल हैं तो उसके लिए भी, और वो वाले पेशेंट स्पेशली जिन्हें नीडल का फोबिया बहुत है तो वो कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते। लेकिन एक और बात भी याद रखें कि इन ट्रीटमेंट्स को हमें कंबाइन करना पड़ता है टॉपिकल ट्रीटमेंट्स के साथ। ऐसा नहीं है कि मैंने टेड ट्रीटमेंट एक्सोसोम्स के साथ कर दिया तो आपने और कुछ नहीं करना, तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं साथ दूसरे लगाने की दवाइयों से, विटामिन डेफिशिएंसी है। अच्छा जी, बैक टू द एक और क्वेश्चन हमें दोबारा से पूछा गया जी, टेलीफोन कॉल आई है, वाइटनिंग ड्रिप्स। हम इस टॉपिक को ख़त्म भी कर देना तो लोगों का पसंदीदा टॉपिक है। डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, आपके कि तो भाई लड़की बार बार यही सवाल पूछ रही, वाइटनिंग ड्रिप्स कितनी इफेक्टिव हैं? देखिए बात सिर्फ ये है कि वाइटनिंग ड्रिप का टॉपिक मैं सुबह भी से शुरू करूं तो शाम तक इसी की कॉलें आएंगी। अभी आप टेलीफोन कॉल्स लेना शुरू कर दें। मैक्सिमम रंग गोरा, मैक्सिमम रंग गोरा। फिर मैं दोबारा आपको ये याद कराऊंगा कि अपने रंग से मोहब्बत करें। हमारा रंग दुनिया भर में सबसे पसंदीदा रंग है, लेकिन ग्रास इज़ ग्रीन ऑन द अदर साइड। तो हमें गोरा रंग पसंद है, लेकिन गोरा रंग के लिए ये जो ड्रिप्स हैं और ये जो ग्लूटाथायोन की टेबलेट्स हैं, ये या नेड जो आजकल दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है, इसका इफेक्ट टेम्परेरी है। जैसे आप छोड़ेंगे तो 3 से 6 माह में वापस आ जाएगा। या तो लगे रहे या तो हाँ, या तो लगे रहे। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।